हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो भूगोल की शाखा से संबंधित है, मतलब ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ये कि आपकी जो भूगोल है उसके कितने भाग है। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भूगोल की शाखा या फिर हम कहें कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल की दो शाखाएं होती है, एक विषय वस्तुगत या फिर हम कहें क्रमबद्ध उपागम, और दूसरी शाखा है प्रादेशिक उपागम। इन दोनों शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये दोनों शाखाएं किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करवाती है, इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिसके बारे में ये दोनों बिंदु बतलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइन लिखनी है क्या, भूगोल की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब भूगोल की जो शाखा है उसे दो भागों में बांटा गया। अब यहां पर क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती है, नाम बताइए, तो दो शाखाएं होती है। दो शाखाएं कौन सी? पहला विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम, एक शाखा तो यह है, और दूसरी शाखा है प्रादेशिक उपागम। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु हम डाल लेंगे विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम। देखिए इन दोनों की विशेषता क्या है, ये कहां से एक तरीके से किसने इसको प्रतिपादित किया है, किसने बनाया है, किन लोगों का इसमें योगदान है या किस व्यक्ति का योगदान है, उसकी हम बात करेंगे। समय काल की बात करेंगे, उस व्यक्ति के नाम की बात करेंगे जिसने इस भूगोल की शाखा के अंदर इस उपागम का निर्माण किया। तो मैं बता दूं कि इस उपागम का जो प्रतिपादन किया है, मतलब इस उपागम के बारे में जिसने बताया है, वो एक जर्मन भूगोलवेता है, मतलब जर्मनी का एक भूगोलवेता है, और उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। ठीक है, और इसका जो समय काल है वो है 1769 से लेकर 1859 के बीच का इसका समय काल माना जाता है, जिस व्यक्ति ने विषय वस्तुगत या फिर कहे क्रमबद्ध उपागम के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, तो ये भूगोल की शाखा के दो बिंदु मैंने आपको बताए कि पहली शाखा है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध और दूसरी शाखा है प्रादेशिक उपागम। अब पहली शाखा के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या लिखेंगे इसके अंदर, इस उपागम का प्रतिपादन, मतलब जिसने बताया है, इस उपागम का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस उपागम के बारे में बताया था। और समय काल मैंने आपको बता दिया, 1769 से 1859 के बीच का समय काल इसका माना जाता है। ठीक है, चलिए इस उपागम के बारे में तो अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने बताया। अब दूसरा नंबर आता है प्रादेशिक उपागम के बारे में। देखिए इस उपागम के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल रीटर, और यह भी एक जर्मन भूगोलवेता है। ठीक है, इस उपागम का प्रतिपादन एक जर्मन भूगोलवेता कार्ल रीटर, और इसका समय काल भी है जैसे उसका है वैसे इसी का समय काल 1779। ठीक है, 1779 से 1859। ठीक है, ये इसका समय काल है। बोलिए आगे बात समझ में। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि भैया भूगोल की शाखाएं दो है,
पहली विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। पहली विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हुम्बर्ट, जिसका समय काल 1769 से 1859 है। प्रादेशिक उपागम जो है, इस उपागम का प्रतिपादन एक जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल रिटर ने किया, ठीक है, 1779 से 1859 के बीच में, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं इन दोनों उपागमों के बारे में कि ये दोनों उपागम किसके बारे में बताते हैं। मतलब भूगोल के दो पार्ट है। अब ये दोनों उपागम किन किन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करवाते हैं, कौन कौन से ऐसे भाग है, विभाग है जिनके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट डाल लेंगे, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला बिंदु मैंने डाल दिया है विषय वस्तुगत या फिर क्रमबद्ध उपागम के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम जो है वो पूरे विश्व का अध्ययन करवाता है। अब पूछोगे कि विषय वस्तुगत उपागम जो है विश्व में किन किन बिंदुओं का अध्ययन करवाता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो उपागम है वो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करवाता है। प्राकृतिक वनस्पति में चाहे वो सदाबहार वन हो, चाहे वो नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन हो, नरम लकड़ी के जो वन होते हैं उनकी बात करें, ये चाहे वो कोणधारी वनों की बात करें या फिर मानसूनी वन की बात करें, उन सब की पहचान विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम करवाता है। कुल मिला के बात यह है कि इस धरातल के ऊपर जो भी है, जो भी आपको नजर आता है प्रकृति के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, चलो मैं बताऊंगा आपको, केवल आपको तो ये बताना है कि विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम जो है पूरे विश्व का या विश्व स्तर का अध्ययन करवाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको भौतिक है, ठीक है, भौतिक के बारे में। अब भौतिक के अंदर तो जो भी आपको नजर आता है धरातल के ऊपर, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, धरातल हो, घाटी हो, नदियां हो, तालाब हो, सब कुछ, ठीक है। और प्रकृति ने किसका निर्माण किया, जैसे कि मानव, ठीक है ना, मानव भी प्रकृति की देन है, तो मानव के बारे में बताता है ये विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम। या फिर हम कहें कि जीव, वनस्पति, ठीक है ना, जीवों के बारे में भी कौन बताता है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम बताता है। कुल मिला के बात यह है धरातल पे जो भी आपको नजर आता है जिसको प्रकृति ने बनाया, ठीक है ना, वो उन सब का अध्ययन कौन करवाता है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम। मैं फिर से कह रहा हूं जिसका निर्माण प्रकृति ने किया, ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने किया, प्रकृति ने, चाहे वो भौतिक स्वरूप हो जो धरातल पे आपको दिखाई देता है जमीन से लेकर आकाश तक, चाहे वो मानव हो, मानव भी प्रकृति ही की देन है, और चाहे वो जीव हो। ये तीनों बिंदु जिसमें जो जो आते हैं, भौतिक, मानव और जीव, इन तीनों से संबंधित जो जो बिंदु है वो सब का अध्ययन कौन करवाता है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, पूरे विश्व का अध्ययन यह उपागम करवाता है। जैसे कि अब जैसे में आप उदाहरण डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, जैसे कि आपका सदाबहार वन है, इनके बारे में बता दिया, मानसूनी वन है ना, इसके अलावा कोणधारी वन है। ये तो केवल उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं ना, जैसे कि नर्म लकड़ी वाले वन, ठीक है। ऐसे बिंदुओं का कौन अध्ययन करवा रहा है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम। या फिर हम कहें जैसे कि अब यहां पर आपके सारी चीज समझ में आ जाएगी, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो मानव हो, और चाहे वो जीव हो, इन तीनों का अध्ययन, ठीक है, इन तीनों का अध्ययन विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम करवाता है। बोलिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम किन किन क्षेत्रों की पहचान करवाता है, उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है।
अब आ जाइए सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर का उपागम क्या था? प्रादेशिक उपागम। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, प्रादेशिक मतलब हो गया प्रदेश। पूरे विश्व के जितने भी प्रदेश है, या फिर हम कहें कि यह उपागम जो है पूरे विश्व को कई प्रदेशों में विभाजित करता है। प्रदेश का मतलब हो गया जैसे कि भारत है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे पूरे प्रदेशों का विभाजन कर उनके बारे में बताता है। और उसके अलावा उन प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, उनकी प्राकृतिक स्थिति है, उनकी राजनीतिक स्थिति है, उनके बारे में बताता है। इसके अलावा उस प्रदेश, उस क्षेत्र, उस ग्रामीण शहर के बारे में बताता है। इसके अलावा वो गांव और शहर जो है वो कैसे विकास करता है, उनके नियोजन की स्थिति के बारे में बताता है, उनके विकास के बारे में बताता है, उनकी विवेचनाओं के बारे में बताता है, उनकी जो कमियां हैं उन कमियों के बारे में बताकर उसका सॉल्यूशन करता है, बताता है कि किन कमियों को कैसे उस प्रदेश से दूर की जाए। कुल मिलाके ये जो प्रादेशिक उपागम है ये प्रदेशों का अध्ययन करवाता है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको मेंशन करेंगे। यह उपागम पूरे विश्व के प्रदेशों का अध्ययन करवाता है, उन्हें अलग अलग विभाजित करता है। मतलब पहले तो उन प्रदेशों को विभाजन करता है प्रादेशिक उपागम, फिर देखिए अब पूरे प्रदेशों का अध्ययन करवा रहा है। अब प्रदेशों के अंदर किन किन बिंदुओं का अध्ययन करवा रहा है वो सुनिए। इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक व वनस्पति की स्थिति। समझ में आई बात? मतलब जिन प्रदेशों को उसने विभाजन किया है उन प्रदेशों की विशेषता कौन सी है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति कैसी है, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। बोलिए आगे बात समझ में। मैं केवल आपको विषय वस्तुगत और प्रादेशिक उपागम किन किन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करवा रहा है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा और किन चीजों के बारे में? प्रदेश के बारे में, छोटे बड़े जितने भी प्रदेश है उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में, कोई सा भी क्षेत्र हो धरातल पे उसके बारे में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर हो, इन तीनों बिंदु, चारों प्रदेश, क्षेत्र, ग्रामीण, शहर के बारे में अध्ययन करवाता है। इसके अलावा शहर व ग्रामीण नियोजन, नियोजन का मतलब समझते हो कि गांव और शहर ने कैसे अपना विकास किया है, उसकी रूपरेखा तैयार की, उस रूपरेखा के अनुरूप उसने काम करके और अपना विकास किया। तो गांव और जो शहर होते हैं उनका नियोजन कर, उन नियोजन के बारे में बताता है प्रादेशिक उपागम, ठीक है। प्रादेशिक विकास के बारे में बताता है, कैसे प्रदेश अपना विकास करते हैं उसके बारे में भी प्रादेशिक उपागम आपको बताता है। इसके अलावा उस प्रदेश की विवेचना करना, विवेचना का मतलब होता है उसकी जांच करना, उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण का मतलब होता है अगर मान लीजिए कोई कमी है उन कमियों को सुधारना, इन सब के बारे में आपका प्रादेशिक उपागम बताता, विश्लेषण का अध्ययन करवाता है। बोलिए आगे बात समझ। बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी इसमें समझने की जरूरत नहीं है कि विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम जो होता है ये पूरे विश्व का अध्ययन करवाता है, जिसके अंतर्गत चाहे वो मानव हो, चाहे भौतिक हो, चाहे वो जीव हो, इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको किस प्रकार से। प्रादेशिक उपागम जो होता है वो हमें प्रदेश का अध्ययन करवाता है, प्रदेश का विभाजन करता है, उस प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, वो चाहे भौगोलिक स्थिति हो, चाहे उसकी प्राकृतिक राजनीतिक के बारे में बताए, चाहे प्रदेश, क्षेत्र, ग्रामीण, शहर के बारे में बताए, चाहे वो शहर ग्रामीण नियोजन के बारे में बताए, चाहे वो प्रदेश का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताए। इसका अध्ययन कौन करवाता है? प्रादेशिक उपागम, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा
कि विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम को भी विभाजित किया है और प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत भी कौन कौन से बिंदु उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम के बारे में। तो सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विस्तृत वर्णन करके बताऊंगा। अभी तो केवल मैंने आपको समझाया है कि भाई विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम किसके बारे में बताता है और प्रादेशिक उपागम किस बिंदु के बारे में बताता है। तो यहां तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपके इनके वर्णन के बारे में कि इनके अंदर आपको क्या लिखना है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक डाल दिया मैंने विषय वस्तुगत या फिर क्रमबद्ध उपागम। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम होता है इसको कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इस उपागम को कितने भागों में बांटा है? 3। अभी मैंने आपको बताया भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। भौतिक, मानव और जीव 3 भाग इसके हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे। इस उपागम को 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भौतिक भूगोल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मानव भूगोल और तीसरे नंबर पे आता है जीव भूगोल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक भूगोल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु है जिसके बारे में ये विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत ये भौतिक भूगोल क्या अध्ययन करवा रहा है हमें। मानव भूगोल में कौन कौन से बिंदु है और जीव भूगोल में कौन कौन से बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम को 3 भागों में बांटा। पहला भाग मैंने लिख लिया भौतिक भूगोल। अब देखिए भौतिक भूगोल एक तरीके से देखें तो भौतिक भूगोल जो होता है ये हमें भौतिक या फिर हम कहें धरातल का जो हमें अध्ययन करवाए। ठीक है, किसके बारे में? धरातल, या फिर इस धरातल पे जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनका अध्ययन करवाए। ठीक है, लिखेंगे यह भूगोल हमें भौतिक या धरातल का अध्ययन करवाता है। अब पूछोगे मेरे से आप कि सर कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिसके बारे में ये भौतिक भूगोल अध्ययन करवाता है। तो भौतिक भूगोल के भी प्रकार है। आप बुक देखेंगे तो भौतिक भूगोल के प्रकार जो कि इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भौतिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है? विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? मतलब भौतिक भूगोल जो है वो किसका पार्ट है? विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम का। विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम को 3 भागों में बांटा, एक भौतिक, मानव और जीव। पहला हमने ले लिया भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करवा रहा है? भौतिक या फिर कहे धरातल का अध्ययन करवा रहा है। यहां पर भौतिक भूगोल को भी कितने भागों में बांटा उसकी बात करेंगे। भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4। लिखेंगे इसको भी। भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, भू आकृति विज्ञान। अब जब आप भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो हमें किन किन चीजों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो आप सुन लीजिए। पहला, भू की आकृति के बारे में पता चलेगा कि भाई जमीन की आकृति कैसे बनती है, उनका कैसे, मतलब जो भी आपको जमीन की आकृति दिखाई देती है उसके बारे में अध्ययन कौन करवाता है? भू आकृतिक विज्ञान, जो कि किसका भाग है? भौतिक भूगोल का पार्ट है। भौतिक भूगोल किसका पार्ट है? विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम का पार्ट है। समझ में आई बात? यहां पे भू आकृति विज्ञान जब आप पढ़ोगे तो आपके भू आकृति, जितनी भी भू आकृतियां होती है, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे पर्वत है, आकृति है। ठीक है, ऐसी आकृति है पर्वत की। पठार कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, घाटियां कैसी होती है? ऐसी। तो ये जितनी भी आकृतियां होती है उन आकृतियों के बारे में बतलाता है। ठीक है, फिर सुनिए, भू आकृति विकास, कैसे उन भू आकृतियों का विकास हुआ है उनके बारे में बताता है, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन करवाता है। आगे बात समझ में। अब कौन करवाता है? भू आकृतिक विज्ञान करवाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है
जलवायु विज्ञान। अब देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, जलवायु विज्ञान क्या है? जो आपको जलवायु दिखाई देती है, जलवायु में जैसे कि आपका वायुमंडल हो गया। अब वायुमंडल के बारे में अध्ययन कौन करवाएगा? जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान किसका पार्ट है? भौतिक भूगोल का पार्ट है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना, इसका अध्ययन यही करवाती है। ठीक है, वायुमंडल के बारे में बताता है, वायुमंडल की कितनी परतें होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनके बारे में बताता है। इसके अलावा मौसम के बारे में अध्ययन करवाता है जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा जलवायु के तत्वों के बारे में बताता है ये विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा जलवायु के प्रकार, कितने प्रकार की जलवायु होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऐसी जलवायु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, इसके अलावा जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करवाता है। समझ आई बात? इन सब का अध्ययन कौन करवाता है? जलवायु विज्ञान करवाता है। समझ आई बात? ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जल विज्ञान। अब जल विज्ञान के अंदर देखिए, जल विज्ञान में कौन कौन सी चीजें, आप खुद लगाइए दिमाग। जैसे कि जल परिमंडल कौन कौन से होते हैं, उनका अध्ययन करवाता है। जैसे कि समुद्र के बारे में बताए आपको, नदियों के बारे में आपको बताए, ठीक है, झील के बारे में आपको बताए। समझ आई बात? इसके अलावा आपके कोई से भी जलाशय हो सकते हैं। ठीक है, जलाशय, जलाशयों का अध्ययन करवाता है। समझ आई बात? ठीक है, चौथे नंबर का जो बिंदु आता है वो आता है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल या फिर कहें मृदा विज्ञान। अब मृदा भूगोल जो है वो मिट्टी से संबंधित है, तो मिट्टी के बारे में बताए। समझ में आई बात? मिट्टी का कैसे निर्माण हुआ है उसके बारे में ये बतलाती है। ठीक है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी के प्रकार के बारे में बताए। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ब्लू मिट्टी, काली मिट्टी, कैसी मिट्टी। ठीक है, उस मिट्टी का उत्पादन स्तर कैसा है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करूं, काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी होती है, कपास के लिए बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अब मैं कहूं लाल मिट्टी है, तो उत्पादन में काली मिट्टी अच्छी है कि लाल मिट्टी, तो मैं कहूंगा काली मिट्टी अच्छी है। ठीक है, फिर उस मिट्टी का वितरण कैसा है, कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान है, बलुई मिट्टी मिलेगी, रेगिस्तान में बलुई मिट्टी मिलेगी आपको। जैसे कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो काली मिट्टी आपको मिलेगी। तो ऐसे वितरण के बारे में, और फिर उपयोग, मिट्टी का कैसे कैसे उपयोग होता है उसके बारे में जो हमें अध्ययन करवाए वो मृदा भूगोल कहलाए। बोलिए आगे बात समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल जो होता है, अभी अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, मतलब भौतिक भूगोल एक ऐसा भूगोल होता है जो कि धरातल का अध्ययन करवाता है। भौतिक भूगोल के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। मृदा भूआकृति, जो भूआकृति के बारे में बताए, भूआकृति के विकास के बारे में बताए, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताए। जलवायु विज्ञान जो हमें वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करवाता है। जल विज्ञान जिसमें समुद्र, नदी, झील, तालाब, जलाशय जो भी है उनका अध्ययन करवाए। मृदा जो कि मिट्टी के बारे में बताए, उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, उन सब का अध्ययन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अपन मानव भूगोल, फिर देखेंगे जीव भूगोल के बारे में। चलिए अगला टॉपिक डालेंगे मानव भूगोल। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानव भूगोल के बारे में। अब सीधी सी बात है, भूगोल मानव के आगे लगा हुआ है, तो मतलब ऐसी भूगोल जो मानव का अध्ययन करवाए। ठीक है, लिख देंगे इसके अंदर, यह भूगोल मानव का अध्ययन करवाती है। ठीक है, अब पूछोगे कि मानव का किससे संबंधित, मतलब मानव से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उनका अध्ययन करवाता है। तो वैसे ही जैसे अपन ने भौतिक भूगोल के प्रकार बांटे थे, वैसे ही मानव भूगोल के प्रकार की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसका अध्ययन मानव भूगोल करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे बिंदु। अब देखिए मानव से संबंधित जुड़े हुए बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला बिंदु डाल लीजिए सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल।
अब देखिए नाम से पता चल रहा है वह भूगोल जो हमें समाज और संस्कृति का अध्ययन करवाए, समाज के योगदान के बारे में बताए, संस्कृति के योगदान के बारे में बताए, ऐसा भूगोल सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है। लिखेंगे क्या? यह भूगोल हमें समाज व संस्कृति का अध्ययन करवाता है। यह हमें समाज का योगदान व संस्कृति का योगदान का अध्ययन करवाता। बोलिए, सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है। नाम से पता चल रहा है या तो टॉपिक में ही पता चल रहा है आंसर, समाज और संस्कृति। जो भी समाज और संस्कृति का अध्ययन करवा दे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। समझाई बात? चलिए, अब ये मानव से संबंधित हो गया, क्योंकि सामाजिक भी मानव से संबंधित है और संस्कृति के दोनों को बनाने वाला मानव ही है। ठीक है, समाज को बनाने वाला भी मानव है और संस्कृति को बनाने वाला भी मानव है। सेकंड नंबर का टॉपिक डालेंगे जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह हमारा दूसरा बिंदु है जिसके बारे में मानव भूगोल हमें बताता है। नाम से पता चल रहा है यहां पे जनसंख्या का अध्ययन करवाए, और अधिवास का मतलब होता है लोगों के मकान जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करवाए। अब यहां पर कौन कौन से बिंदु ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि यह भूगोल हमें ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके बारे में बताता है। जनसंख्या का कैसे वितरण होता है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है, लिंग अनुपात होता है, कहां पर कितने पुरुष हैं, कहां पर कितनी स्त्रियां, उनके बारे में बताता है। जनसंख्या के अंदर ही प्रवास या फिर व्यवसायिक जितनी भी संरचनाएं होती है उसका अध्ययन करवाए, ये कहलाता है जनसंख्या भूगोल। अधिवास भूगोल में क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है घर, मतलब गांव और शहरों के जो मकान होते हैं उनके प्रकार कैसे होते हैं, उनके वितरण कैसे होते हैं, उनके प्रारूप कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब का अध्ययन कौन करवाता है? अधिवास भूगोल करवाता है। सिंपल सी लाइन। ठीक है, आपको लिखना क्या है? देखिए, यह भूगोल हमें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करवाता है। ठीक है भाई, गांव और शहर के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके बारे में बताता है। इसके अलावा जनसंख्या का जो वितरण है उसके बारे में, घनत्व के बारे में, ठीक है, कैसे फैली हुई है जनसंख्या, घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इसके अलावा लिंग अनुपात के बारे में बताता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या भूगोल। इसके अलावा आपके प्रवास के बारे में, प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसके बारे में बताता है। इसके अलावा व्यवसायिक जितनी भी संरचनाएं होती है, ठीक है, संरचनाओं का अध्ययन। व्यवसायिक संरचना कौन सी? जैसे कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाएं जो होती है उनके बारे में अध्ययन करवाता है। व्यवसायिक संरचना का अध्ययन कौन करवाता है? जनसंख्या भूगोल, ठीक है, करवाता है। अब यहीं पर दूसरा टॉपिक शुरू होता है, अधिवास भूगोल क्या है? अधिवास भूगोल होता है गांव और शहरों के जितने भी मकान है उनके प्रकारों का अध्ययन। ठीक है, ग्रामीण व शहरी आवासों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, समझाई बात? या फिर हम कहें कि उनके प्रारूप कैसे हैं, उनका वितरण कैसा है, वितरण का अध्ययन कौन करवा रहा है? अधिवास भूगोल करवाता है। ठीक है, समझाई बात?
यहां पर जनसंख्या मतलब भूगोल ऐसा जो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करवाए, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, उनका वितरण कैसा है, उनका घनत्व कैसा है, उनका लिंग अनुपात कैसा है, प्रवास कैसा है, व्यवसायिक संरचनाएं कैसी, उनका अध्ययन करवाए, जनसंख्या भूगोल कहलाए। यहाँ पर अधिवास भूगोल, उनके घर कैसे हैं, गांव शहरों में मकान अलग अलग होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करवाता है। उनके प्रकार, उनके वितरण, उनके प्रारूप, उनकी विशेषताओं का अध्ययन कौन करवा रहा है? अधिवास भूगोल करवा रहा है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का टॉपिक का, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है, जो कि आपके मानव भूगोल के प्रकार से संबंधित है, ठीक है, वो आता है तीसरा, आर्थिक भूगोल। अब देखिए आर्थिक भूगोल एक तरीके से हम कहें अर्थव्यवस्था से संबंधित हो गया। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो भूगोल हमें कृषि है, उद्योग, जितने भी धंधे होते हैं उनके बारे में बताए, पर्यटन के बारे में बताए, अब सभी आमदनी कमाने वाले स्रोत होते हैं, चाहे वो कोई सा भी व्यापार हो उसके बारे में, ठीक है, चाहे वो परिवहन, ठीक है। अब ये सब के सब एक आर्थिक भूगोल का पार्ट हो गए। मतलब ये, अब चाहे देखिए सेवाएं कितनी होती है, सेवाएं जो पैसा कमाती है, जैसे कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वकील, धोबी, कोई भी हो सकता है। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन व सेवाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल करवाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी लाइन मैंने आपको समझाई है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है ऐतिहासिक भूगोल। अब देखिए भाई, ऐतिहासिक भूगोल क्या है? जो हमें इतिहास की जितनी भी घटनाएं होती है उनका अध्ययन करवाए, समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है उनका अध्ययन करवाए, ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है, ठीक है। यह भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करवाता है व समय के अनुसार जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करवाता है। बोलिए, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, सीधी सी बात है। जो हमें इतिहास की घटनाओं के बारे में बताए, समय के अनुसार जो भी परिवर्तन हुए उनके बारे में बताए, ये कहलाता है ऐतिहासिक, ठीक है। अब आता है एक आखिरी बिंदु अपना, वो है राजनीतिक भूगोल। इन सब देख लीजिए, सारे के सारे बिंदु किससे जुड़े हुए हैं? मानव से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे अधिवास हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे राजनीतिक हो। बोलिए, सारे के सारे बिंदु किससे जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल से जुड़े हुए। समझ में आई बात? अब देखिए, राजनीतिक भूगोल किसके बारे में अध्ययन करवाएगा? जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती है, राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताता है, ठीक है, उसका अध्ययन करवाता है। जितनी भी आपकी राजनीतिक सीमाएं होती है, राजनीतिक सीमाओं का हमें अध्ययन करवाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाएं क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपके चाहे वो राज्य हो, चाहे वो प्रदेश हो, सही में बात, चाहे वो निर्वाचन हो, निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक है, चाहे वो परिसीमन हो, परिसीमन का मतलब होता है जगहों का बंटवारा करना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप जिस वार्ड में रहते हैं, कई बार वार्डों की संख्या बदल दी जाती है, आपके वार्ड को दूसरे वार्ड से जोड़ दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, उसे बोलते हैं परिसीमन करना। इन सब का अध्ययन कौन करवाता है? राजनीतिक भूगोल, ठीक है। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक घटनाओं के बारे में, राजनीतिक सीमाओं के बारे में, राज्य के बारे में, प्रदेश के बारे में, निर्वाचन के बारे में, परिसीमन का अध्ययन करवाता है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन मैंने आपको समझाई और आपके समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। चलिए, यहीं पर अपना मानव भूगोल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जीव भूगोल की। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए और टॉपिक नंबर 3 डाल लीजिए, जीव भूगोल। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का टॉपिक डाल दिया है जीव भूगोल के बारे में। देखिए, ये भूगोल हमें जीव और वनस्पति का अध्ययन करवाए, ठीक है। यह हमें जीवों व वनस्पतियों
का अध्ययन करवाता है। इस धरातल पे जितने भी जीव है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकता है, उनका अध्ययन कौन करवाता है? जीव भूगोल। अब यहां पर जैसे अपन ने भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के प्रकारों की बात की थी ना, वैसे ही जीव भूगोल के प्रकार की बात करेंगे। यहां पर भी जीव भूगोल को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु डाल देंगे अपन जीव भूगोल के बारे में। देखिए यहां पर जीव भूगोल जो है, सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, जीवों के बारे में अध्ययन करवाए, पशुओं के बारे में अध्ययन करवाए। लिख देंगे पशुओं के बारे में बताते हैं। अब पशु कहां रहते हैं, उनके निवास स्थान के बारे में हमें जो अध्ययन करवाए। समझ में आई बात? उनके क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करवाए। भाई तो पशु कहां रहते हैं और जहां पे वो रहते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी, उसका अध्ययन करवाए, वही कहलाए जीव भूगोल। ठीक है, पशु, उनके निवास स्थान व निवास स्थान की विशेषताओं का अध्ययन करवाता है। ठीक है ना, मतलब पशु कहां रहते हैं, उनके निवास स्थान और निवास स्थान की जो विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन जीव भूगोल करवाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डाल दीजिए वनस्पति भूगोल। अब यहां पर किसके बारे में अध्ययन करवाएगा? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे वनस्पति, पहला वनस्पति के बारे में अध्ययन करवाए, फिर उनके निवास स्थान। मतलब आपने देखा होगा, देखिए हर क्षेत्र की वनस्पति एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, सब देखते हैं। आप बबूल का वृक्ष देखिए, राजस्थान में मिलेगा। सदाबहार वन कहां मिलेंगे? आपको उत्तर में मिलेंगे। ठीक है, नीम का पेड़ कहां मिलेगा? आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, केले का पेड़ कहां मिलेगा? साउथ में मिलेगा। तो वनस्पति जो है उसके बारे में अध्ययन करवाए, फिर उनके निवास स्थान के बारे में बताए और उनकी विशेषता व निवास स्थान की विशेषताओं का अध्ययन करवाए। वो करवाए कौन? वनस्पति भूगोल। तीसरे नंबर का टॉपिक डालेंगे, वो है पारिस्थितिकीय भूगोल। पारिस्थितिकीय जो भूविज्ञान कह दीजिए या भूविज्ञान के साथ में भूगोल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, यहां पर विज्ञान कह दीजिए आप। ठीक है, पारिस्थितिकीय विज्ञान। अब यहां पर जो पारिस्थितिकीय विज्ञान है, यह हमें किसके बारे में अध्ययन करवाता है? हमारी जितनी भी प्रजातियां होती है, ठीक है, प्रजातियों के निवास स्थान। प्रजाति का मतलब होता है कोई भी जीव हो सकता है, कोई भी वनस्पति हो सकती है, उन प्रजातियों के बारे में बताए, उनके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करवाए, यही पारिस्थितिकीय विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रजातियों का अध्ययन, उनके क्षेत्रों की विशेषताएं बताएं। अब आप सब कंफ्यूज मत हो, प्रजाति किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण के तौर में आपको बताऊं, भालू देखे होंगे आपने, एक सफेद भालू होता है और एक काला भालू होता है। काला भालू कहां मिलेगा आपको? उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेशों में मिलेगा, लेकिन सफेद भालू कहां मिलेगा आपको? बर्फीले क्षेत्रों में मिलेगा। तो ये भालू तो एक, लेकिन प्रजातियां कैसी? 2 हो गई। समझ आई बात? तो प्रजातियों के निवास स्थान और उनके क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करवाता है। ठीक है, और चौथे नंबर का जो बिंदु आता है जीव भूगोल का, वो है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल। अब सिंपल सी बात है, जो हमें पर्यावरण का अध्ययन करवाए, पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें, पहले तो आपको पर्यावरण का वो अध्ययन करवाएगा, पर्यावरण कैसा है, ठीक है, जो आपको इन्वायरमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा आपके पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करवाता है ये। ठीक है, जितनी भी आपकी भूमि हास्य है, नष्ट हो रही है, उसके बारे में बताता है। आपको प्रदूषण के बारे में बताता है, कैसे प्रदूषण हो रहा है वो बात। अब पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाए, उस संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यावरण भूगोल इनके बारे में बताता है। तो ये 4 बिंदु आपके किससे संबंधित है? जीव भूगोल से संबंधित है। और यहीं पर अपना तीसरा बिंदु भी कंप्लीट होता है। समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा आपके। और यहीं पर अपना विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, पहला बिंदु हमारा यहां पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का बिंदु, और दूसरा नंबर का बिंदु आपको याद है कि नहीं है? दूसरे नंबर का बिंदु कौन सा उपागम है? प्रादेशिक उपागम। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक डाल लीजिए प्रादेशिक उपागम के बारे में, और यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल लिया मैंने प्रादेशिक उपागम के बारे में, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रादेशिक उपागम एक ऐसा उपागम होता है जो हमें पूरे विश्व के अंदर जो प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करवाए। अब प्रदेश कैसे? देखिए कई प्रदेश बहुत बड़े होते हैं, कई प्रदेश मध्यम होते हैं, कई प्रदेश लघु छोटे होते हैं। उन प्रदेशों का अध्ययन कौन करवाता है? प्रादेशिक भूगोल करवाता है। ठीक है, तो पहला बिंदु इसमें हम डाल लेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे वृहद, मध्यम, लघु प्रदेशों का अध्ययन यह उपागम करवाता है। समझ में आई बात? प्रदेश कैसा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बीच का हो सकता है, छोटा हो सकता है। इन प्रदेशों की जानकारी कौन देता है? हमें प्रादेशिक उपागम कहते हैं। ठीक है, प्रादेशिक उपागम इस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, आगे सुनिए, सेकंड नंबर का काम ये उपागम क्या करता है? ग्रामीण इलाकों के जितने भी कैसे उनने अपना विकास किया है, ठीक है, नियोजन करके, चाहे वो शहर और नगर नियोजन हो सकता है, क्योंकि किसी भी शहर का, नगर का, गांव का विकास तभी संभव है जब वो नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य, नियोजन का मतलब समझते हो ना आप लोग? नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले आप एक रूपरेखा तैयार कीजिए और फिर उस रूपरेखा के अनुसार काम कीजिए, तो वो काम सफल होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो उपागम है वो ग्रामीण जितने भी इलाके हैं, इलाकों के नियोजन, या फिर हम कहें शहर एवं नगर नियोजन, शहर एवं नगर नियोजन का अध्ययन करवाता है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड नंबर का काम क्या है? सुन लीजिए, प्रादेशिक विकास। अब देखिए विकास प्रदेश करता है, उस विकास के बारे में कौन बताता है? प्रादेशिक उपागम। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है प्रादेशिक जो क्षेत्र है उसकी विवेचना करना, मतलब उसकी जानकारी लेना, उसकी कमियों को ढूंढना, फिर उसका विश्लेषण करना, उसकी कमी को दूर करके और उस पर विकास कार्य करना। यह काम किसका है? प्रादेशिक उपागम का है। बोलिए सिंपल सी बात, ये 4 बिंदु आपको इसमें लिखना है, बस इसमें इतना ही टॉपिक है। बोलिए आगे बात समझ में? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अपने भूगोल की दोनों शाखाएं कंप्लीट होती है। समझ में आई बात? अब सुनिए, अब ये शाखाएं किसकी है? ये शाखाएं हैं किसकी? भूगोल की। अब ये जितना भी मैटर मैंने आपको बताया है ये आया कहां से है? मतलब भूगोल की ये जो 2 शाखाएं हैं, एक विषय वस्तुगत क्रमबद्ध और एक प्रादेशिक उपागम। अब ये शाखाएं किसकी है? भूगोल की। अब भूगोल के पास में ये जानकारी कहां से आई? भूगोल ये जानकारी देता कहां से है? तो भूगोल के पास में 2 विधियां हैं, एक दर्शन और एक आता है विधि तंत्र तकनीकी। समझ में आई बात? उसके बारे में मैं बात करूंगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने टॉपिक डाला है भूगोल यह जानकारी देता कहां से है। यह भूगोल की जानकारी जो है वो 2 पार्टों से आती है, एक दर्शन और एक विधि तंत्र तकनीकी के माध्यम से। मतलब भूगोल के पास में 2 विधियां हैं और इन 2 विधियों से ये सारी जानकारी एकत्रित करता है। तो पहले नंबर पे आता है दर्शन और दूसरे नंबर पे आता है तकनीकी। अब जैसे कि बात करें दर्शन की, दर्शन के अंदर कौन कौन से बिंदु है? एक भौगोलिक चिंतन। अब जितने भी आपके भूगोल वेता होते हैं वो जानकारी स्टोर करने से पहले, भूगोल की जानकारी स्टोर करने से पहले वो चिंतन करते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र का, कि वो कैसा है, क्या है, सब कुछ उसकी जानकारी। मतलब सबसे पहला तो ये चिंतन शब्द यहां पर आ रहा है कि भौगोलिक चिंतन ये विधि है दर्शन। देखकर, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखकर भौगोलिक क्षेत्र का चिंतन करना, उसकी जानकारी लेना। ठीक है, ये आपका दर्शन में आ गया। सेकंड नंबर पे काम क्या होता है? सुनिए, सेकंड नंबर पे होता है भूमि। ठीक है, या फिर हम कहें भूमि और मानव के बीच में जितनी भी आपकी क्रियाएं होती है उस पर शोध करना। समझ में आई बात? ये 2 काम इसमें होते हैं, भूमि व मानव के
बीज क्रियाओं पर शोध। ठीक है, इस शोध के बाद में ही भूगोल अपनी जानकारी को एकत्रित करता है। बोलिए आगे बात समझ में। ठीक है, अब आ जाइए विधि तंत्र तकनीकी। विधि तंत्र तकनीकी के अंतर्गत सबसे पहले तो कंप्यूटर होता है, संगणक जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के अंतरिक्ष तक की जानकारी तो मिल नहीं सकती। ठीक है, सैटेलाइट है, सब कुछ आता है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपके जितनी भी तकनीकी सांख्यिकीय जो एक तरीके से क्रियाएं होती, सांख्यिकी तकनीकी जिसे हम बोलते हैं, आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर भी भूगोल जानकारियों को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा बिंदु हो गया तकनीकी व सांख्यिकीय तकनीकी। ठीक है, आंकड़ों के माध्यम से भूगोल स्टोर करता है जानकारी को। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जीआईएस और एक होता है जीपीएस। जीआईएस और जीपीएस क्या होता है? जीआईएस का मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, मतलब भू की जानकारी एकत्रित करना, और जीपीएस का मतलब होता है किसी क्षेत्र की, आपने देखो जीपीएस सिस्टम होता है, मोबाइल में भी होता है, कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए गूगल आपको सर्च कर लेता है, वो जीपीएस। मतलब जीआईएस और जीपीएस एक तकनीकी है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र को खोजा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है भूगोल। किसी भी क्षेत्र की जानकारी जीआईएस और जीपीएस के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है, वो है क्षेत्र सर्वेक्षण। किसी भी क्षेत्र का बिना सर्वे किए जानकारी आप ले नहीं सकते। तो यहां पर जो भूगोल है वो अपनी तकनीकी के अंदर क्षेत्र सर्वेक्षण जरूर करवाता है। किसी भी क्षेत्र के बारे में कहीं पे भी जाओगे, आप किसी पर्वत के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको पर्वत में जाके घुसना पड़ेगा, और पर्वत के अंदर क्या क्या विशेषता है, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण तो उसे कहेंगे। क्षेत्र में जाइए, उसके बाद सर्वे कीजिए। ऐसी विधि भी आपके विधि तंत्र तकनीकी के अंतर्गत आता है। और ये दोनों विधियां जो है वो भूगोल जो है इन तकनीकी के माध्यम से, इन दर्शन के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है। और इन्हीं जानकारी के माध्यम से भूगोल ने दो पार्ट बनाए, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। भूगोल ने जितनी भी जानकारी स्टोर की है वो इन्हीं तकनीकी के माध्यम से स्टोर की है। और यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपके टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।